हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी की इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आवाज़ आ रही हो, क्लास स्टार्ट हो गई हो तो फटाफट जैसे बोल दो कि आवाज़ आ रही है, क्लास स्टार्ट हो गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट, यूपीपीएससी 13 जून का आपने टारगेट कर रखा है। यूपीपीएससी 2021 को जो 13 जून का आपका पेपर होने वाला है उसका मॉक टेस्ट नंबर 1 आज मैं लगाऊंगा। टोटल क्वेश्चन आपके सामने 150 आएंगे। उसके पहले अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं जल्दी से कि यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा यहाँ पर। और यदि आपने यूपीएससी या यूपीपीएससी या अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कोई भी कोर्स लेना है तो उस कोर्स के लिए आपको है ना ये कोड यूज करना है SACHAN। जब आप ये कोड यूज करते हो तो आप मेरे अंडर रिव्यू में आ जाते हो। अगला कि जो भी क्लास होती है, हर चौथी क्लास आपकी डाउट क्लास होती है। मतलब कि जो भी आपको 3 क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो जो भी पढ़ाया जाता है हर चौथी क्लास आपकी डाउट क्लास होती है। हम लोगों ने स्टार्ट किया है मिशन यूपीपीएससी, है ना। ये बैच आपका 23 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है और आप लोग कोड यूज करेंगे SACHAN और टीम भी इसकी आपको दिखा दी गई है। अमरनाथ सर, दिलीप सर, सीना नौरीन मैम, गोविंद शुक्ला, मृत्युंजय चंदन, ठीक है। और फ्री क्लासेस भी आप ले सकते हैं मेरी रोज 11 बजे सुबह, रोज 11 बजे मेरी अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर क्लास चलती है ना। अगर आप प्लस क्लास लेते हैं तो इसमें आपको ये सब सुविधाएं मिलती हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, लाइव क्विज मिलते हैं, टेस्ट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देख रहे हैं हिंदी लैंग्वेज आप इसमें ले सकते हैं। आप अपने फेवरेट एजुकेटर से सीख सकते हैं कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज, है ना, एक्सॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस। 1 मार्च से ये जो 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा था ये कोड लगाने पर, 1 मार्च के बाद आपका 5% मिलेगा। तो अभी इसका लाभ उठा लीजिए जल्दी से। तो अगर आप 12 महीने 7,000 रुपये का जो कोर्स है वो आपको 6300 रुपये का मिलेगा, लेकिन अभी 1 मार्च से ये 6600 रुपये का मिलेगा, 6650 का। तो मैं चाहता हूँ आप 1 साल या 2 साल में सब्सक्रिप्शन ले लें और कोड यूज़ करेंगे SACHAN, ठीक है ना। और मेरी रोज सुबह क्लास चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी कब, रोज 11 बजे सुबह मॉर्निंग में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किया जाए। यदि आवाज़ आ रही हो तो क्लियर बता दीजिए जल्दी से। यस सर की आवाज़ सब कुछ आ रही है ना। फटाफट बताने का भाई, फटाफट। शुभम वर्मा, साधना मिश्रा, विपिन कुमार, रजन कुमार, मुजफ्फरनगर, ओके। और आपको भेज भी दिया है लिंक मैंने टेलीग्राम पर। यदि टेलीग्राम पे लोगों को अभी लिंक नहीं मिला है तो एक बार आप लोग भी भेज दीजिएगा। मेरी तरफ से तो मैंने भेज दिया है। आपके पास जो भी बच्चे हैं उनको बुला लीजिए कि जो कल से क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी वो आज स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो गई है। और पवन पंडित, पूजा पांडे। चलिए, तो मैं आपको रूल बता देता हूँ पहले से ही। रूल क्या है समझिएगा। ये है यूपीपीएससी का मॉक टेस्ट टारगेट किया गया है 13 जून वाले पेपर को, 13 जून 2021 वाले पेपर को इसमें हमने टारगेट किया हुआ है। टोटल क्वेश्चन आपके सामने 150 प्रेस किए जाएंगे, जिसके भी 120 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएं, जिसके भी 120 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएं तो वो अपने आप को शाबाशी देगा। टोटल यूपीपीएससी के मैं आपके सामने, है ना, 15 मॉक टेस्ट लाऊंगा। टोटल मैं आपके सामने 15 मॉक टेस्ट लाऊंगा। इन 15 मॉक टेस्ट में आपको गेम खेलना है। ओके, यदि आप सभी लोग स्टार्ट हो गए हो तो यस सर बोल दीजिए कि यस सर मैं स्टार्ट हो गया हूं, जल्दी से फटाफट। साधना मिश्रा, पवन पंडित, राजन कुमार, जब तक जल्दी बताओ। थोड़ा स्पीड से बताओ जल्दी से, स्टार्ट हो गई हो क्लास। और सब लोग वो भी करते रहो, क्या कहते हैं, कमेंट करते रहो, हमें दिखता रहे, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए ना। सतीश सिंह श्रेष्ठ, ओके, स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। टोटल 150 क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाएंगे। अब बताइए, अपने अपने मन से आंसर सोच लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। जल्दी से तुरंत आपका आंसर आना चाहिए। तो नंबर 1 पर कौन है, राजस्थान है। आपको ये तो पता ही है कि राजस्थान सबसे बड़ा है, यानी कि 1 नंबर पहले आ जाएगा। अगर 1 नंबर पहले आ जाएगा तो ये आपका कट जाएगा, है ना। राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु 10 नंबर पर है, कर्नाटक पता नहीं कितने नंबर पर है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि 1 के बाद 3 आना चाहिए।
हाँ कि ना? नहीं, इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान है नंबर 1 पर, मध्य प्रदेश है नंबर 2 पर, महाराष्ट्र है नंबर 3 पर, नंबर 4 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 5 पे गुजरात, नंबर 6 पे है कर्नाटक, नंबर 7 पे आंध्र प्रदेश, 8 नंबर पे उड़ीसा, 9वें नंबर पे छत्तीसगढ़ और 10वें नंबर पे है तमिलनाडु। तो अगर तमिलनाडु 10वें नंबर पे है तो बिल्कुल लास्ट में जाएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु 1, 3, 4 और 2 होगा, मतलब सी इज द राइट आंसर। सी क्या होगा? सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जिन लोगों के बच्चों का आंसर सी है, अच्छा, जो बच्चे बाद में प्रैक्टिस टेस्ट करना चाहेंगे वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है ना, उस पर आप क्लिक करिएगा और आपको ये पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, जैसे क्लास समाप्त होगी वैसे ही, ठीक है ना? चलिए, क्लियर बच्चा? चलिए अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये हमने आपको बता दिया, देख लीजिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है? राजस्थान है। नंबर 2 पे कौन आएगा? मध्य प्रदेश। नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश, नंबर 5 पे गुजरात, नंबर 6 पे कर्नाटक है, नंबर 7 पे आपका आंध्र प्रदेश है, नंबर 8 पे उड़ीसा है, 9 पे छत्तीसगढ़ और 10वें पे है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? निम्न में से कौन सा राज्य? असम की राजधानी है दिसपुर, मेघालय की है राजधानी शिलोंग, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। बताइए दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कुलदीप सिंह, पवन पंडित, शुभम वर्मा, साधना मिश्रा, राजन कुमार। बेटा जल्दी बताओ। लोग तो काफी जुड़े हैं लेकिन आंसर बहुत लोग नहीं दे रहे हैं, ऐसा क्यों? राजेंद्र मौर्य, रमेंद्र मौर्य, नमस्ते धनंजय वर्मा। बेटा शेयर कर दो फटाफट, जल्दी से बुला लोगों को, क्लास स्टार्ट कर दी है। शुभम वर्मा बताओ बेटा। तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मैं आपको बताता हूँ बांग्लादेश से कौन कौन सीमा साझा करते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, समझिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा को तो बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है। त्रिपुरा को तो बांग्लादेश ने 3 ओर से घेर रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका जो अलग आंसर आएगा वो ये है, नागालैंड। ठीक है, तो दूसरे का आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जरा सा, ये है बांग्लादेश, है ना? बांग्लादेश से कौन कौन घिरा हुआ है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना? इसके बाद नागालैंड, देखो ये है नागालैंड, ये है, ये कहां पर बांग्लादेश से जुड़ा है? नहीं जुड़ा ना। मणिपुर और नागालैंड तो नहीं जुड़े हुए हैं ना। ये देखो असम और ये है मेघालय। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये है बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारत मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या लगाएंगे? जल्दी बताइए। इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? जल्दी बताइए बेटा। देखो, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये तो गलत हो गया क्योंकि सबसे बड़ा है रूस, फिर है कनाडा, फिर है चाइना, फिर है अमेरिका, फिर है ब्राजील, है ना? इस प्रकार से ये यानी कि क्षेत्रफल में तो भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता ना, तो यानी पहला गलत हो गया। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग घेरे है, ये तो सही हो गया। नहीं, दूसरा तो सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। इसका आंसर होगा तीसरे का डी। अगला देखो, नंबर 1 पर है रशिया, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 पे चाइना, नंबर 4 पर अमेरिका, नंबर 5 पर ब्राजील, फिर है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे इंडिया, नंबर 8 पे अर्जेंटीना, फिर है कजाकिस्तान, फिर है अल्जीरिया। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गए, क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गए विश्व के 10 बड़े देश। ठीक है ना? क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गए ये विश्व के 10 बड़े देश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारतीय प्रदेशों से होकर, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? जल्दी बताइए। तो आपने सूत्र भी पढ़ा होगा, मित्र पर गमछा झार, है ना? इस प्रकार से पढ़ा होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हाँ कि ना? त्रिपुरा, मिजोरम, पढ़ा नहीं पढ़ा? झारखंड। तो बताइए कितने राज्य हो गए? तो आपका आंसर क्या आएगा? आशुतोष मिश्रा जी कह रहे हैं लाइक कर दो, मंटू प्रजापति, शुभम वर्मा, कुलदीप सिंह। बेटा लाइक कर दो, जो भी बच्चा पहले आए सबसे पहला काम उसका यही है, सबसे पहले वो लाइक कर दे, है ना? तो चौथे का आंसर क्या लगाएंगे? बिल्कुल सही, 8 राज्य हैं, 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखते हैं भाई कौन कौन से हैं वो, देख लीजिए जरा सा। ये है गुजरात, देखो ये कर्क रेखा गुजर रही है, ये आपकी कर्क रेखा होकर गुजर रही है, ये आपकी कर्क रेखा होकर गुजर रही है, ये है आपका गुजरात, ये हो गया मध्य प्रदेश। देखो पहला,
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं कर्क रेखा से गुजरते हैं जो। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय समय की याम्योत्तर कहां से नहीं गुजरती है समझिएगा। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब से होकर गुजरती है। कहां से गुजरती नहीं है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। और उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के नैनी से। उत्तर प्रदेश में कहां से गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है ना। आप ये देखिए जल्दी से, ये है, देखिए ये है समय रेखा, ये है आपकी समय रेखा, जल्दी से देख लीजिए भैया, ये है आपकी समय रेखा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। निम्न में से कौन सा सही है? आईएएस के 2006 में पेपर आया था, अब आने के चांसेस और ज्यादा हैं। बेटा जल्दी बताओ। ये यूपीपीएससी का मॉक टेस्ट है, ये यूपीपीएससी का मॉक टेस्ट है। यदि यहाँ पर आपने 120 से ऊपर नंबर ले आए तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो गया। अगर 120 से नंबर नीचे लाए हो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे? कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? असम भूटान और बांग्लादेश से लगा है क्या? वेरी गुड, असम भूटान और बांग्लादेश से लगा हुआ है। वेरी गुड, यानी असम 2 देशों से लगा हुआ है, भूटान और बांग्लादेश। अगला पूछा गया है पश्चिम बंगाल किससे लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगा हुआ है। तो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, ये भी सही हो गया। मिजोरम, मिजोरम किससे लगा हुआ है? मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से लगा हुआ है। तो बांग्लादेश और म्यांमार, ये भी सही हो गया। तो ये है आपका क्या हो गया? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन कौन से सही हैं। तो 1 2 3, यानी कि ये तीनों सही हो गए बच्चा, ये आपके तीनों सही हो गए। ठीक है ना, 1 2 3 तीनों सही हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लो चाहे देख लो, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये भूटान है, ये आपका भूटान है, ये आपका भूटान है, हाँ कि ना। देखो ये भूटान है, असम से लगा हुआ है, सिक्किम से लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, हाँ कि ना। बांग्लादेश देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है। ठीक है ना, ये मैप है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं? यदि आप इसको देख पाए, यदि आपने इस मैप को देखा हो तो आप इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, है ना। पूर्व में भूटान आया, पश्चिम से नेपाल आया और उत्तर से कौन आएगा? चाइना आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर हम लोग लगाएंगे सिक्किम। और सिक्किम भारत का क्या है? 22वां राज्य है। सिक्किम भारत का क्या है भैया? 22वां राज्य है। 22वां राज्य है कि किसवां राज्य है बताओ? 22वां। देख लो भाई, ये मैप बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, किससे किससे? यानी पांडिचेरी कौन से राज्यों में विभाजित है, यानी कितने राज्यों में विभाजित है? 3 राज्य लिखे हुए हैं तो 3 तो होगा, यानी पांडिचेरी 3 राज्य में बटा हुआ है। पांडिचेरी में जो स्थान या जिला है उसको, उसके नाम है यनम, माहे, कराईकल। तो यनम आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, यनम आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, माहे आपका पड़ता है केरल में और कराईकल आपका है तमिलनाडु में। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। कहां पे लिखा है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो भैया, ये लिखा हुआ है, ये पांडिचेरी तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, ये माहे वाला एरिया हो गया और ये आपका यनम वाला एरिया हो गया। देख पा रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नई है? निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली सबसे भारत में नई है? तो सबसे पहले हो गया आर्कियन, सबसे पुरानी हो गई। चलिए अच्छा आप बताइए पहले इसका आंसर। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नई है? जो धारवाड़ है, धारवाड़, इसमें कोई भी अवशेष नहीं पाया जाता, आपको पता होना चाहिए, धारवाड़ में कोई भी अवशेष नहीं पाया जाता। यहां पर इसका आंसर बताइए क्या होगा जल्दी से। 90 का आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी बताते हैं। हाँ, ऑल स्टूडेंट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। ठीक है, लाइक फटाफट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।
150 क्वेश्चन करवाऊंगा। 150 क्वेश्चन में देखते हैं आप लोग कितने कर पाते हो। 90 का आंसर डी, 90 का आंसर है। इसका आंसर है गोंडवाना। गोंडवाना इज द राइट आंसर, समझिएगा। गोंडवाना इज द राइट आंसर। गोंडवाना जो है वो पहले ऑस्ट्रेलिया का भाग हुआ करता था, ठीक है ना। गोंडवाना दक्षिण भारत है। गोंडवाना क्या है? दक्षिण भारत है। ये सबसे बाद में जुड़ा है। और गोंडवाना काल की चट्टानों से ही हमको सबसे ज्यादा मात्रा में कोयला प्राप्त होता है। और भारत में जो सबसे ज्यादा कोयला प्राप्त होता है वो गोंडवाना से प्राप्त होता है। 90% कोयला जो भारत का है वो बिटुमिनस है। 90% जो कोयला है भारत का वो क्या है? बिटुमिनस है। चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में, समझिएगा। भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में कुल 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1 पर आर्कियन, धारवाड़, कुजप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानें देखें तो पृथ्वी पर सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टान है। अगला देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर हुआ था, क्योंकि इन चट्टानों की खोज सबसे पहले धारवाड़ जिले में हुई थी। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भारत में मुख्यतः 2 क्षेत्रों में पाई जाती है, कर्नाटक क्षेत्र में और अरावली क्षेत्र में। कर्नाटक के 3 जिलों में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं, धारवाड़ जिला, बेल्लारी जिला और शिमोग जिला। आर्थिक दृष्टि से धारवाड़ क्रम की चट्टानें काफी समृद्ध होती हैं। भारत की प्रमुख धातुएं जैसे सोना, मैग्नीज, तांबा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम, टंगस्टन और लोहा, ये धातुएं आपकी धारवाड़ में होती हैं। भारत में सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत कोलार और हट्टी की खान में पाया जाता है, और ये दोनों जो खाने हैं वो आपकी कर्नाटक में हैं। अगला देखते हैं कुडप्पा। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नाम के क्षेत्र से आता है बेटा ये नाम। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद कुडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम आता है, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा नाम के क्षेत्र से आता है। ये चट्टानें सबसे पहले आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में ही प्राप्त हुई थी। विंध्यन क्रम की चट्टानें विंध्य पर्वत के आसपास पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खान है, आंध्र प्रदेश की जो गोलकुंडा खान है जहां से हीरा निकलता है कोहनूर का, वो विंध्य क्रम की चट्टानों में आता है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में जो भारत का कोयला है वही आता है, जैसे दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, है ना। ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। तलचर कोयला क्षेत्र है उड़ीसा का, जो महानदी घाटी में स्थित है। उड़ीसा में स्थित झरिया कोयला क्षेत्र है जो दामोदर नदी घाटी में स्थित है। भारत में बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, जबकि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयला है। क्लियर है? इसको पढ़ लीजिएगा भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है महाराष्ट्र गुजरात में फैला हुआ है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, कहीं लिखा होगा देखो महाराष्ट्र, गुजरात भी लिखा होगा देखो, महाराष्ट्र राज्य, गुजरात राज्य और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है ना। ये लावा जब ठंडा हो जाता है तो काली मिट्टी बनाता है। काली मिट्टी को हम लोग कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी या चेरनोजा मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अरे हाँ कि ना। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलो का निर्माण हुआ था। किस युग में हुआ था? क्रिटेशियस युग में हुआ था, प्लीस्टोसिन युग में हुआ था या कार्बोनिफेरस युग में हुआ था? तो आपका आंसर है क्रिटेशियस युग में हुआ था। किस युग में हुआ था? क्रिटेशियस युग में हुआ था। निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी सह है। अब कोयला पूछा है तो कोयला मतलब गोंडवाना। कोयला मतलब क्या है भैया? गोंडवाना। IAS 1994-1998 में आया था। लघु हिमालय कहाँ है? सबसे ऊपर होता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे होता है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के नीचे होता है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और इसके नीचे होता है शिवालिक। इसके नीचे क्या होता है? शिवालिक। यानी लघु हिमालय किसके बीच में स्थित है? यानी कि लघु हिमालय स्थित है महान हिमालय और शिवालिक के बीच में। ये हो गया आंसर बी, ठीक है ना। अब हिमालय पढ़ लेते हैं एक बार, जरा देखिएगा। हिमालय का विभाजन, हिमालय को 2 आधार पर विभाजित किया जाता है। एक उत्तर से दक्षिण का विभाजन ऐसे करके, और एक होता है पश्चिम से पूर्व का विभाजन। हिमालय का उत्तर से दक्षिणी विभाजन करेंगे तो सबसे पहले आएगा ट्रांस हिमालय, फिर आएगा बृहद हिमालय, फिर आएगा मध्य हिमालय और फिर आएगा शिवालिक हिमालय। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय और इसके बीच में पाया जाता है ITCZ। चलिए हम बात करते हैं अभी। बृहद हिमालय देख लीजिए भैया। हिमालय के सबसे उत्तरी श्रेणी को बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री आदि नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की सर्वाधिक सतत और सबसे ऊंची श्रेणी है, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। हिमालय की सबसे बड़ी ऊंची चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब यहीं पाई जाती हैं। हिमालय की इस श्रेणी का निर्माण सबसे पहले हुआ था और इसका कोर जो है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यहाँ पर कई बड़े बड़े ग्लेशियरों की उत्पत्ति होती है ना। अगला मध्य या लघु हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर है। इसको हिमाचल के नाम से जाना जाता है ना। और इसकी औसत चौड़ाई जो है वो लगभग 50 किलोमीटर है। इनमें सर्वाधिक लंबी और महत्वपूर्ण उप श्रेणियां पीर पंजाल है, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, ये सब घाटियां आपकी लघु हिमालय में पाई जाती हैं। अगला शिवालिक प्रणाली। शिवालिक श्रेणी देखेंगे तो है ना, शिवालिक के पर्वत पदों के पास जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु पाए जाते हैं, और हिमालय के मध्य में पाए जाने वाली घाटी को दून कहते हैं, इधर वाले को द्वार कहते हैं, जैसे कोटली दून, पाटली दून, है ना, और देहरादून। चलिए ये शिवालिक जो श्रेणी है वो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। हिमालय का पश्चिम से पूर्व की तरफ विभाजन कर लेते हैं, समझिएगा।
पश्चिम से पूर्व तरफ विभाजन कर लिया जाए तो पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में पाया जाता है। सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली और तीस्ता नदी के बीच के भाग को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच के हम लोग असम हिमालय कहते हैं। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम लोग बांटेंगे तो 4 प्रकार के हिमालय बांटते हैं, पंजाब, कुमायूं, नेपाल, असम। सिंधु सतलज के बीच पंजाब, सतलज काली के बीच कुमायूं, काली तीस्ता के बीच नेपाल और तीस्ता दिहांग के बीच असम हिमालय है। ठीक है, कुछ चोटियों पर बात कर लेते हैं, जरा देखिएगा। कुछ चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत, कामेट भारत, नामचा बड़ुआ भारत और गुरुला मंधाता भारत। ठीक है ना। सबसे ऊंची चोटी किसकी है? 8,848 मीटर किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है, जो कहां पर है? नेपाल में है। इसको हम लोग सागर माथा और चोमू लुंगुमा के नाम से जानते हैं। जबकि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्या बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं क्या? क्यों भैया? 150 क्वेश्चन है और 150 क्वेश्चन के मुझे 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करने हैं, समझ रहे हो? 1 से 1.5 घंटे में हमको कंप्लीट करना है बेटा पूरा आपका 150 क्वेश्चन। तो स्पीड तो हमको अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर स्पीड अच्छी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? अच्छा बताइए। जैसे एक है ट्रांस हिमालय, फिर आता है बृहद हिमालय, फिर आता है लघु या मध्य हिमालय, फिर आता है आपका शिवालिक हिमालय। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करता है ITCZ, है ना। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन अलग करता है? तो MCT। ठीक है ना। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? या फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ITCZ है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में क्या भैया? MCT है, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है बेटा? MBF होगा ना। क्या होगा? MBF होगा। MBF होगा। शिवालिक हिमालय और मैदान के बीच में क्या होगा? HFF होगा। HFF होगा। नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता आप लोग को इसके? अगर आपसे कह दिया जाए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के भाग को अलग कौन करता है, तो ITCZ करता है। इसका फुल फॉर्म है इंडस सांगपो सचर जोन। इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है ना। MCT का फुल फॉर्म क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है ना। इसके बीच में क्या है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। नहीं पता था, पता चल गया ना। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय या महान हिमालय या हिमाद्री के बीच में पाया जाता है इंडस सांगपो सचर जोन। बृहद और लघु के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक और मैदानों के बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या लगाएंगे? इसका आंसर है सुमात्रा। इसका आंसर सुमात्रा है, गलत। इसका आंसर है बोर्नियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैला है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही है? 14वां क्वेश्चन है। अभी तक आपने 13 क्वेश्चन करे। 13 क्वेश्चन में कितने किसके सही हुए हैं पता है कुछ? 13 क्वेश्चन में आपने कितने सही करे हैं? आपको कुछ पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सब वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है। और अभी तक शेयर नहीं किया लगता है आप लोगों ने। बहुत कम बच्चे जुड़े हैं अभी तक हमारे पास। बहुत बहुत कम बच्चे हैं। ऐसा क्यों भैया? इतने कम बच्चे होंगे तो बंद कर दें क्लास? क्या बोलते हो? महेंद्र कुमार, नितेश शर्मा, मंटू प्रजापति, ओके। चलिए तो बताया जाए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है, गलत। भारत में हिमालय 12 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिम घाट 6 राज्यों में फैला हुआ है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में है। सिर्फ एक सही निकला, सिर्फ एक सही निकला, पुलिकट वाला।
बाकी सब गलत है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, जो वेस्टर्न घाट है वो 6 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से 6 राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। जो हिमालय है वो 12 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से राज्य है वो आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए जरा सा आंसर इसका क्या होगा। ये दर्रे हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्न दर्रों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जल्दी बताओ। नितेश, सत्येंद्र, सतीश, मंटू, महेंद्र, पूजा पांडे, जल्दी बताओ बेटा। पंद्रहवें का सी, वेरी गुड, ये सही नहीं है। वेरी गुड। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में है। बाकी सब सही है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा होता तो भी अरुणाचल प्रदेश में होता, सिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियां होती हैं? जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं, आंसर बताइए इसका। आपने देख लिया होगा, आंसर है नीलगिरी पहाड़ियां। आंसर है नीलगिरी पहाड़ियां। आप इसको देख सकते हैं, जल्दी से देखिए जरा सा। अभी हो सकता है कि पूरब से पश्चिम लगाने के लिए भी आ जाएं। देखिएगा, ये क्या है? नयागढ़ पहाड़ियां, नॉर्दर्न सर्कल, नल्ला मलाई पहाड़ियां, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावादी, शिवराय, पंचमलाल, सिरुमलाई, पलानी और वरुषनाद। इधर देख लीजिए जरा सा, ये क्या है? नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा। अन्नामलाई पहाड़ियां, इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। ठीक है ना। उसके नीचे है कार्डेमम हिल, जिसको हम लोग इलायची की पहाड़ियां कहते हैं। अब ये लगाइए, निम्नलिखित में से उत्तर की दिशा, उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली श्रेणी कौन सी है? उत्तर दिशा के क्रम वाली श्रेणी कौन सी है? तो देखते हैं, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। जास्कर, पीर पंजाल, लद्दाख और काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। पीर पंजाल तो सबसे ऊपर, ठीक है, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, लिखा हुआ है, ये क्या है? ये है काराकोरम, ये लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ठीक है ना, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? पूर्व से पश्चिम चलना है, यानी इधर से इधर चलना है, पूर्व से पश्चिम। तो कंचनजंगा सबसे सबसे किनारे होगा सिक्किम में, यानी कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट आएगा, यानी कि बी सही हो जाएगा आपका। अगला, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है? त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी ये हैं, बाकी ये तो नेपाल में है, गोसाईनाथ, यानी यही हो जाएगा, ये नहीं है। अगला, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही क्रम क्या होगा? ये है सही क्रम, देख लीजिए, नल्लामलाई, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जावादी, शिवराय, पंचमलाल, सिरुमलाई, पलानी और वरुषनाथ, कार्डेमम, अन्नामलाई, नीलगिरी और सचगान। इसको मिला लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। यानी कि उत्तर से करना है, तो उत्तर में सबसे पहले हम लोग को क्या मिली है? उत्तर में सबसे पहले मिली हमको नल्ला मलाई, यानी कि नल्ला मलाई सबसे पहले आएगा, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। नल्ला मलाई के बाद क्या आएगी? नल्ला मलाई के बाद आएगी जावादी पहाड़ियां। क्या आएंगी? जावादी पहाड़ियां, क्योंकि जो नीलगिरी है वो तो यहां पर है, इसके बाद जावादी आएंगी। तो सॉरी, यानी नीलगिरी के, यानी कि नल्ला मलाई के बाद जावादी हो जाएगी। ठीक है, नल्ला मलाई के बाद जावादी हो जाएगी, यही आंसर है, ये आंसर है आपका सी। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। नदी द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है आपका माजुली, है ना। सालसेट द्वीप है आपका मुंबई, और पूछ रहा है सबसे बड़ा आबादी वाला, तो सालसेट हो जाएगा।
बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और ये प्रायः कहां पर है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि जैसे बाघ की गुफा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। अजंता एलोरा कहां पर है? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। अजंता एलोरा कहां है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। एलोरा में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म ये तीनों देखने को मिल जाते हैं, जबकि अजंता में सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म देखने को मिलते हैं। आईएएस 2017 का पेपर था, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? ऋग्वेद जो है वो गद्य में है, सामवेद जो है वो पद्य में है, यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। इसका आंसर होगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, यूपीपीएससी प्री 2016 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले ये था कि भीमबेटका है कहां पर? बेटा जल्दी जल्दी लोगों को जोड़ो, नहीं तो फिर हम निकल लेंगे, फिर 150 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, अभी लोग ही नहीं जुड़ पाए हैं सही से, या यूपीपीएससी से डर लग गया है लोगों को, तो एनटीपीसी चलाएं क्या फिर से, तभी लोग आएंगे। तो भीमबेटका कहां पर है ये बताइए। नहीं, चक्रव्यूह बंद नहीं हुआ है, अभी आएगा चक्रव्यूह, फिर से आएगा। एमपी। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं में चित्रों के लिए। अगला, निम्नलिखित में किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य आपको मिलता है कश्मीर के बुर्ज होम से। कश्मीर के बुर्ज होम से। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा से। धौलावीरा का मतलब है सफेद कुआं। लोथल क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का? बंदरगाह था, और हमने पढ़ाया है, देख लीजिएगा। कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियां मिली थी। पूरी हर टॉपिक पढ़ा चुके हैं हम आपको, बस टेस्ट ले रहे हैं। कितनी सही हुई बताइएगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, मेरठ में हिंडन नदी के किनारे बना हुआ है। हिंडन नदी के किनारे बना हुआ है हिंडन। अगला, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। घोड़ों का प्रयोग तो आर्यों ने किया था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का इससे कोई संबंध ही नहीं है। मंदिर तो हमको मिले नहीं है, सिर्फ ये सही है। देवी का नाम है मात्र देवी, देवता का नाम है पशुपति, तो इसका आंसर होगा सिर्फ 2। आईएएस 2013 का पेपर था ये, ठीक है ना, आईएएस 2013 में आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों? क्योंकि आर्यन सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। जो आर्यन सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, और ये सिंधु घाटी सभ्यता नगरी थी, इसलिए। सत्यमेव जयते नानरतम सत्येन पंथा विततो देवयाना ये नाम कृत्यस्य हाप्त कामा यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। आईएएस 2014 का पेपर में आया था। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो आपका आंसर है ऋग्वेद, सॉरी आपका आंसर आएगा मुंडक उपनिषद से। कहां से आंसर आएगा आपका? मुंडक उपनिषद इज द राइट आंसर। मुंडक उपनिषद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिखा गया है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। और भगवत गीता जानते हो, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। अच्छा, आईबी का एग्जाम चल रहा है इसलिए लोग बच्चे नहीं आ पाए हैं, तो क्या दुनिया चली गई क्या? जितने बच्चे 2.5-3 लाख जो भी बच्चे होंगे सब चले गए हैं क्या? एक को नहीं बचे हैं? बेटा लाइक कर दो, सबसे पहला काम आप एक काम करो, बस लाइक कर दो पहले, इसके बाद आगे बताया जाएगा। पहले लाइक कर दो जल्दी से, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप लोग लाइक कर दें, है ना, कम से कम 500 के आसपास लाइक हो जाए, इसके बाद बात करेंगे। राजेश्वरी खजौरिया, विकास राठौर, मंटू प्रजापति। हाँ, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है मुंडक उपनिषद, ठीक है। अगला, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य या अघन्या, अघन्य या अघन्या शब्द का मतलब होता है ना मारने योग्य। अघन्य या अघन्या शब्द का मतलब होता है ना मारने योग्य। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जैसे क्लास खत्म करेंगे मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अघन्या शब्द किसके लिए आया है? गाय के लिए। ऋग्वेद काल में प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ऋग्वेद में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, ऋग्वेद में जितनी भी चीजें हुई हैं, है ना, वही व्यक्ति अमीर माना जाता था जिसके पास गाय होती थी, तो इसका आंसर है गाय। अगला क्वेश्चन, बराबर पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियों को कटवाकर, बराबर की पहाड़ियों को कटवाकर अशोक ने गुफाएं बनवाई थी। 4 गुफाएं बनवाई थी, आपको पता है, बराबर की पहाड़ियों को कटवाकर, है ना।
तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, बराबर की पहाड़ियों से संबंध, क्या क्वेश्चन बनेगा, बराबर पहाड़ियों पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं के लिए समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। समझिएगा क्वेश्चन क्या बना हुआ है। क्वेश्चन बनता है इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा सही नहीं है। अच्छा सही नहीं है पूछा है, ये लो। अब अशोक ने बनवाया तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, तो गलती हो गया। अगला, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं भी इसकी कारणवश मारा गया था। तो समझिएगा, अजातशत्रु ने अपने पापा बिंबिसार की हत्या करी थी और उदयन ने अपने पापा अजातशत्रु की हत्या करी थी। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे। और इस आप समझिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए। हाँ सही है, तो 34वें का आंसर क्या लगाएंगे, 34वें का आंसर है अजातशत्रु। बिंबिसार को श्रेणिक कहते हैं, इसको कुड़िक कहते हैं। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करी। इसका आंसर है अजातशत्रु। ये युद्ध में रथ, मूसल और महाशिला कंटक नाम के हथियारों का प्रयोग करता था। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, जो जीवक था वो बिंबिसार के समय था। और बिंबिसार ने जीवक को अवंती के राजा प्रद्योत, चंड प्रद्योत को पीलिया हो गया था, पांडु रोग जिसे कहते हैं, इसको सही करने के लिए भेजा था। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, दरबार से संबंधित था, बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, चंड प्रद्योत ना लगा दीजिएगा, भेजा था उसको वहां पे। उज्जैन का प्राचीन काल का नाम क्या है, उज्जैन का प्राचीन, इंद्रप्रस्थ कुरु, पाटलिपुत्र पटना, अवंती उज्जैन, तक्षशिला गांधार। इसका आंसर है अवंतिका। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। सिकंदर के आक्रमण के समय धनानंद था, बेइज्जती कर दी थी किसकी, चाणक्य की, तो धनानंद मतलब नंदवंश। ठीक है, धनानंद मतलब क्या है, नंदवंश है। यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है। झेलम के युद्ध को हाइडियस पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है, सही है। प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक अंबी था, सही है। 1 और 2 दोनों सही हैं। भारतीय यूनानियों ने छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण का कला यूनानियों सीखा था, सही है। भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव से हुआ, गलत। गांधार शैली यूनानियों से संबंधित है ना। भारतीय शैली और यूनान शैली को मिलाकर गांधार शैली बनती केवल एक। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, गलत। जो बोधिसत्व का मतलब होता है जो व्यक्ति खुद निर्वाण प्राप्ति कर सकता है लेकिन वो दूसरों को निर्वाण प्राप्ति देने के चक्कर में खुद निर्वाण प्राप्ति नहीं कर रहा है, और ये फिनोमेना हीनयान का नहीं है, महायान का है। ठीक है, बोधिसत्व बोध अपने प्रबोध की तरफ जानता है, बिल्कुल सही है। बोधिसत्व विलंबित करता है निर्वाण प्राप्ति, ये भी सही है। यानी 2 और 3 सही है, बी इज द राइट आंसर। IAS 2016। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा करने के लिए फिर से आएगा। ये गौतम बुद्ध का भविष्य का बुद्धा किसे कह रहे हैं, तो भविष्य का बुद्धा कहा जाता है मैत्रेय को। ठीक है, भविष्य का बुद्धा कहा जाता है मैत्रेय को, जैसे विष्णु जी का अवतार कल्कि माना जाता है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। स्थानकवासी कहा जाता है श्वेतांबर को, स्थानकवासी कहा जाता है श्वेतांबर को, और श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो जैन धर्म के हैं। इनको मिलाना है, किसका क्या है, इनको मिलाना है, किसका क्या है, इसका आंसर बताइए जल्दी से। ऋषभ देव को कहते हैं आदिनाथ, इनका वृषभ है। मल्लीनाथ, मल्लीनाथ का कलश होता है, ये हो जाएगा। पार्श्वनाथ का सांप होता है, ये हो गया। और संभवनाथ का घोड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 4 2 3, 1 4 2 3 कहां लिखा हुआ है, 1 4 2 3, सॉरी 1 4 3 2 है, 1 4 3 2 है। पार्श्वनाथ का सीधे सीधे मिल गया ना, 1 4 3 2 है, ये है ए। अगला IAS 2016, क्या क्वेश्चन है भाई। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन मतलब कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़कर किसने बताया था, तो आपको पता है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ के बताया था। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, है ना, विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स ने ही पढ़ के बताया था कि सेंड्रो कोटस जो शब्द है
वो चंद्रगुप्त मौर्य का है। सैंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। मध्य एशिया तिब्बत से आए थे आर्य, और बाकी तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका में लिखा गया है कि भारतीय लिखना नहीं जानते, भारतीय लिखना नहीं जानते। ये मेगस्थनीज ने लिखा है अपनी किताब इंडिका में, मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा डाइमेकस को। मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी किसे कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा डाइमेकस को। हेरोडोटस को इतिहास का पिता और डेल्टा का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता और डेल्टा का पिता कहते हैं। इन्होंने सबसे पहला डेल्टा नील नदी के तट पर देखा था, त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? निम्न अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधानमंत्री पुष्यमित्र शुंग ने की थी। सही है। हाथी हाथी सेना दिखाने गया था, उसकी मां ने मरवा दिया था। सिंघली यानी श्रीलंका के अनुसार, श्रीलंका के ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या की थी। सही है। अशोक का उत्तराधिकारी दशरथ हुआ, जिसमें उसका नाम देवनाम प्रिय रखा गया है। देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय तो अशोक का नाम है, तो इसका आंसर होगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का विवरण। कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था, शासन काल के 8वें वर्ष। और इसका वर्णन जो है वो आपका 13वें अभिलेख में होता है, और 13वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। रुमिनदेई अभिलेख में गौतम बुद्ध का जन्म दिया गया है। गौतम बुद्ध का जन्म का पता चलता है रुमिनदेई अभिलेख में। ह्वेन सांग की किताब का नाम है सी यू की। ह्वेन सांग की किताब का नाम है सी यू की, और हर्षवर्धन के समय आया था ये तो। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, और प्रजा के हित में उसका हित है, ये किसने कहा है? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने कहा है। किताब का नाम अर्थशास्त्र है, जिससे मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी पता चलती है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय, भाग उपज का हिस्सा, बलि एक प्रकार का राजस्व कर, ठीक है, और हिरण्य अनाज के रूप में लिया जाने वाला कर। तो बलि सही है। बलि एक उपहार कर होता था, जैसे राजा जनता की सेवा करता था तो जनता अपने मन से देती थी। भाग उपज का हिस्सा सही है। सीता सही है। हिरण्य जो था वो सोने के रूप में दिया जाने वाला कर था, सोने के रूप में दिया जाने वाला कर था, सोने के रूप में दिया जाने वाला कर था। शक संवत पर आधारित, शक संवत चलवाया था आपका कनिष्क ने। कब चलवाया था? 78 ईस्वी में। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया ये देखते हैं। शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर के 365 के बराबर है। ठीक है। ये कब से शुरू होता है? तो शक संवत आपका शुरू होता है 22 मार्च से। पहला महीना चैत्र होता है। निम्नलिखित में किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? देखो, सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे, सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे यूनानियों ने, है ना। सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने, और सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे आपके गुप्तों ने, गुप्त वंश के लोगों ने। कुषाणों ने स्वर्ण सिक्कों का उपयोग नियमित रूप से किया था, और किसने किया था? विम कटफिसेस ने। विम कटफिसेस ने। संस्थापक कौन है कुषाण वंश का? कुजुल कटफिसेस। तो इसका आंसर आएगा विम कटफिसेस। अगला क्वेश्चन, परम भागवत की उपाधि, परम भागवत की उपाधि उसने धारण की थी जिसने शकों का नाश कर दिया था, है ना। उसको सकारी भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं, देवगुप्त भी कहते हैं। चांडालों को बाहर रखा था, नॉनवेज खाने पर पाबंदी लगा दी थी। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। और इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक अकबर के पास और एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास। गुप्त साम्राज्य जिसने होड़ों को हराया था, होड़ों को 46 बार हराया है, 46 बार हराया है स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त का अभिलेख है भीतरी अभिलेख, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। रामगुप्त से कोई क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है छांटना है। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, जैसे क्लास खत्म हो जाएगी इसमें 150 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। राधे मोहन क्या कहना चाहते हो बेटा, बताओ। राधे मोहन जी क्या चाहते हो? हम्म, जल्दी बताओ, कहना क्या चाहते हो, जल्दी बताओ।
अभी अभी यहाँ पर हम पढ़ाने की दृष्टि से नहीं आए हैं, अभी आप इसे मॉक टेस्ट करवाने की दृष्टि से आए हैं। जो मैंने आपके लिए 150 क्वेश्चन बनाए हैं वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप बस जल्दी से देख लीजिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है। ठीक है। हाँ, समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता कहते हैं, भारत के नेपोलियन कहते हैं, लिच्छवी दोहित्र कहते हैं। अभी पढ़ाने के मूड से नहीं है, ठीक है। विकास राठौर, सत्येंद्र कुमार तिवारी, इसका आंसर बताइए बेटा फटाफट जल्दी से। हाँ, कौन सा कथन सत्य है, इसका आंसर क्या लगाना है आपको। 51 में 54 में का आंसर क्या होगा। हमारा एटीट्यूड हमें पीछे ले जाता है, कहाँ पे एटीट्यूड क्या दिखा रहे हैं बताओ। हमने क्या आपको एटीट्यूड दिखाया है बताओ ना, क्वेश्चन के आंसर ना बताएं क्या, पढ़ाएं क्या। जब उसमें लिखा हुआ है मॉक टेस्ट कर पाओ करो, नहीं तो जाओ यहाँ से। ठीक है। और हमारे पास जितना है उतना में हम खुश हैं। चलिए देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, सही है। गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है, जरा देखते हैं। गुप्त संवत चलवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत चलवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, कब चलवाया था 320 में, 320 में, ठीक है ना। और शक संवत कब चलवाया गया था 78 ईस्वी में। दोनों के बीच अंतर कितने वर्ष का है 242 वर्षों का। 242, कहीं कहीं 241 लिख रहा था, ये भी सही होगा आपका। तो ये भी सही है, ये भी सही है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था, ये भी सही है, क्योंकि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर है ना हमको वीणा बजाते हुए मिला हुआ, बिल्कुल सही है। शकों पर विजय के उपरांत थी चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। शकों पर विजय के उपरांत इसने शकारी की उपाधि ली थी और विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, दोनों सही है। 1 2 3 4 चारों सही है। अगला क्वेश्चन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतमी है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतमी है, सही है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि कणाद के शिष्य थे, गलत। एक सही है सिर्फ। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। हेलो हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, बताओ बेटा। सर आप काबिल टीचर हैं, आप खुद को समझाओ, क्या समझो, क्या है यार ये, क्या समझ नहीं पा रहे क्या कर रहे हो। ठीक है, आगे बताओ। निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था पुलकेशिन सेकंड ने। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे पराजित किया था पुलकेशिन सेकंड ने, और इसका पता चलता है एहोल अभिलेख से। इसका पता हमने किस अभिलेख से चलता है, तो आपका आंसर आएगा एहोल अभिलेख से। तो आपका आंसर कहा, एहोल कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। एहोल कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो कहाँ लिखा हुआ है, पुलकेशिन सेकंड इज द राइट आंसर, यूपी पीछे 2016। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, समझिएगा। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई तो कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था या त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें भाग कौन लेता है, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये लोग मिलकर लड़ते हैं, है ना, कई सालों तक। तो कौन शामिल नहीं होता, चोल नहीं शामिल होते हैं। आगे गुर्जर प्रतिहार जीत जाते हैं, है ना, मिहिर भोज। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं। फो क्योंकि ये फाहयान की किताब है, फो क्योंकि ये फाहयान की किताब है। सी यू की ये हर्षवर्धन की किताब है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, यिंतु या थियांतु। यिंतु या थियांतु, भारत को इन लोगों ने यिंतु या थियांतु कहा है। अगला क्वेश्चन। यूपी का आरओ 2017 प्री का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनवाया था, और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था कुमारगुप्त ने। ठीक है। अगला। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसने आदि वराह की उपाधि ली थी। आदि वराह जो विष्णु जी को बहुत मानेगा, उसका आंसर क्या लगाएंगे, यूपी पीछे 2017 का क्वेश्चन है, मिहिर भोज। प्रांत में द्वैध शासन, देखो हम लोगों ने अब क्या खत्म कर लिया, हम लोगों ने ज्योग्राफी खत्म कर ली, ज्योग्राफी के क्वेश्चन खत्म कर लिए, और हम लोगों ने ज्योग्राफी के बाद बाद हिस्ट्री के भी क्वेश्चन खत्म कर लिए। अब हम लोग पॉलिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनल कार्टिस, सॉरी, अगर आपसे सिर्फ कहा जाता, यदि आपसे कहा जाता द्वैध शासन का जनक कौन है,
तो द्वैध शासक का जनक कौन होता है? लियोनल कार्टिस। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है? हेस्टिंग्स ना लगा के लियोनल कार्टिस ही लगाए, सही है, ठीक है ना, हेस्टिंग्स ना लगाइएगा। अगला, किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग बनाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के हम लोग क्या कहते हैं? आंसर इसका ये नहीं है, इसका आंसर तो ये है लॉर्ड मैकाले, है ना, इसका आंसर तो लॉर्ड मैकाले है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विधि आयोग लॉर्ड मैकाले। मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था, आपको पता ही है, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। कॉर्नवालिस का मकबरा जो है वो गाजीपुर में है। कॉर्नवालिस को हम लोग पुलिस का जनक, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक, यदि ऐसे पूछ दिया जाए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का जनक किसे कहते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं, है ना। पुलिस सेवक जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। और कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और इसके चीफ जस्टिस कौन थे? इसके चीफ जस्टिस कौन थे बेटा? एलिजा इम्पे। इसका चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा इम्पे। और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। एक मुख्य न्यायाधीश था इस सुप्रीम कोर्ट में, और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। तो चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता था ये क्वेश्चन। अगला, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल। अगर यहाँ पे भारतीय पूछ देता कि भारतीय बताइए तो राजगोपालाचारी हो जाते, नहीं भारतीय लगा नहीं है इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग मिला था? तो देखो, अंतरिम अगर पूछता, अंतरिम में पूछता तो अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा का विभाग चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला था। लेकिन आजादी के बाद जो प्रथम स्वतंत्र मंडल बना था उसमें शिक्षा के विभाग अबुल कलाम आजाद को मिला था। तो अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री राजगोपालाचारी चुने गए थे। लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तब कौन चुना गया था? दीपक टिकरी क्या कह रहे बेटा? मैं सर पूरे यूट्यूब को चैलेंज देता हूं, आपके जैसा नॉलेजवन मैन गुरु अब तक नहीं होगा सर। धन्यवाद धन्यवाद, हम सोचे तुम भी कुछ कहने लगे, ठीक है। फिर इसका आंसर लगाएंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये शिक्षा मंत्रालय इनके पास था। और जब देश का विभाजन हो रहा था, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब मौलाना अबुल कलाम आजाद का स्टेटमेंट था कि नेहरू और पटेल ने विभाजन स्वीकार कर लिया है, यदि गांधी जी ने भी विभाजन स्वीकार कर लिया तो यह देश का दुर्भाग्य होगा। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ा जाए। गृह मंत्रालय किसके पास था? सरदार पटेल के पास। बाकी सब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, है ना। साम्यवाद के जनक कौन है? एम.एन. राय। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था, तो आपका आंसर आएगा एम.एन. राय ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? तो देखो, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कब पास हुआ था? 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। तो कहां क्वेश्चन लिखा हुआ है उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू 1946। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसने की थी अध्यक्षता? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। बी.एन. राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। और सरदार पटेल कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष। मूल अधिकार उप समिति या समिति के अध्यक्ष। आईएएस प्री 2009, एमपीपीएससी प्री 2000। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को बनाई गई थी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, आपको पता ही हो गया। प्रारूप समिति में निम्न में से कौन सा एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? प्रारूप समिति में कौन कौन था? साकाराम थे, मोहम्मद सादुल्ला, अंबेडकर, अय्यर, आयंगर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णामाचारी, है ना, और बी.एन. राव, ठीक है, आर, ओके ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू लिखा तो है मोहम्मद सादुल्ला,
अय्यर, आयंगर, के एम मुंशी, ये सब थे, तो ये नहीं थे। इसको लगाओ जल्दी से। देखो जहां पर जिस समिति में संघ लगा हो उसका 90% आंसर, मैं पूरा नहीं बता रहा हूं, मैं 90% आंसर कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू रहता है, तो संघ को मिला दो जवाहरलाल नेहरू से, मिला दिया। प्रांत को मिला दो सरदार पटेल से, मिला दिया। प्रारूप को मिला दो भीमराव अम्बेडकर से, मिला दिया। और संचालन को मिला दो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा दो, एक हो जाएगा दो, बी का हो जाएगा 1, 2 1 3 4, ये सही है बी वाला। अगला क्वेश्चन, बीपीएससी प्री 2008, यूपीपीएससी स्पेशल मेंस 2004, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में आया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? 61वें संविधान संशोधन, कहां लिखा है? 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, ठीक है ना। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6, लास्ट में 6 आएगा। 1976, देखो 6 आया है ना। इसको लघु संविधान कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको वापस 5 वर्ष कर दिया गया था। चलिए बाकी बातें बाद में। समाजवाद, अखंडता, पद निरपेक्षता, ये लिखा हुआ है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के द्वारा दिए गए हैं? अगर यहां पे पूछता मूल अधिकार, यदि मूल अधिकार पूछता तो ये हो जाता, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति के बाद तो ये हो जाता। जर्मनी से आपातकालीन प्रतिबंध है, आपातकालीन प्रतिबंध है। बेटा जो ये है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये क्रांति का नारा है, किसी एक क्रांति का नारा है। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, लुई 16वां को गर्दन काट दी गई थी, टांग दिया गया था, मौलिक अधिकार नहीं दे रहा था ये। रूस पंचवर्षीय योजना, मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रशिया से, यूएसएसआर से। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इनकी संख्या तब 10 थी, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, इसके तहत क्या किया गया, एक और जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो ये मौलिक कर्तव्य अब कितने हो गए वर्तमान में? 11 हो गए। पंचवर्षीय योजना आप जान ही गए हैं। इसका आंसर है फ्रांस। नेपोलियन बोनापार्ट आके सब समाप्त कर देता है। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। आप आंसर बता देंगे जल्दी से, अपने मन से सोच लीजिएगा। आंसर धार्मिक न्याय है, ये नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा क्या कहलाती है? संविधान की आत्मा बेटा उद्देशिका कहलाती है। संविधान की आत्मा आपकी उद्देशिका कहलाती है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था? भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसका आंसर लगाएंगे हम लोग उद्देशिका। ये जब भीमराव अम्बेडकर पूछता तब ये आंसर होता। यूपीपीएससी 2008, यूपीपीएससी में 2013, यूपीपीएससी 2015। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र जन्म कुंडली किसने कहा है? चलिए 77 नंबर का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। लाइक पार कर गए हैं, जल्दी बताइए। जीएस 15 में क्लास क्यों नहीं हो रहा है यार? सिर्फ कल क्लास नहीं हुआ है, सिर्फ कल क्लास नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? हैं, कल ही क्लास नहीं हुआ है सिर्फ। क्या बोल रहे हो ये भी तो समझो ना। इतना आसान नहीं बता ले वो। 77 का आंसर है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, छत्तीसगढ़ पीछे 2013। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है? कि भारत उस देश का कोई धर्म नहीं है, यही तो होगा, उस राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णता है और समान रूप से मानव है, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। 80 नंबर का आंसर बताइए। वही तो नीतीश शर्मा जी, वही तो इनको बता रहे हैं। नीतीश भी तो जुड़े हैं हमसे। हाँ सिद्धार्थ सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी फोटो लगा रखी है। सर आप बच्चों पर बहुत गुस्सा करते हैं। अरे जब आके खड़ी हो जाओगे ना यहाँ पे, तब पता चलेगा गुस्सा किसे कहते हैं, अभी तो कुछ कुछ नहीं पता चलता।
आप अगर बीमार हो जाए, अगर क्लास ना ले या क्लास लेट हो जाए तो आदमी रीजन नहीं पूछता है, सीधे फोन करके चिल्लाना शुरू करता है, गाली देना शुरू करता है, अरे क्लास क्यों नहीं चल रही है। समझे, आप बच्चे वो नहीं रह गए हैं जो आपसे पूछेंगे कि क्या क्लास क्यों नहीं चल रही है, वो सीधे गाली से बात करते हैं, क्लास क्यों नहीं चली आज, आज चली क्यों नहीं है, अब मेरा कैसे छूटेगा, अब मेरा छूट गया, बताओ एक दिन का छूट गया है, अब कैसे पूरा होगा, इस प्रकार से बात करते हैं। मनीष की ठाला, आज हम थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ स्पीड टेस्ट है ये, स्पीड टेस्ट, इसका आंसर तो आप लोग बता नहीं पा रहे हो। इसका आंसर है सार्वभौमिकता, सबका गलत हो जाएगा, सार्वभौमिकता। अगला क्वेश्चन, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल, सबको पता है देशी रियासतों का विलय, सबको पता है रियासतों का विलय किसने किया था, सरदार पटेल। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रियासतों का विलय सरदार पटेल के अलावा किन दो व्यक्ति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। मनीष गिठाला, बताओ बेटा। सत्येंद्र कुमार तिवारी, मंटू प्रजापति, सत्येंद्र कुमार तिवारी, मंटू प्रजापति, एम सिंह, बहुत सारे बच्चे तो हैं तो बच्चे ज्यादा, लेकिन लाइक क्यों इतने ज्यादा नहीं है, बच्चे तो ठीक ठाक है लेकिन लाइक लाइक नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों। हजार पार कर गया, हजार तो पार नहीं करा है अभी, क्यों, क्वेश्चन तो अच्छे हैं, यूपीपीएससी लेवल के तो और है। हाँ तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, कि इसका आंसर बताया आप लोगों ने, क्यों नहीं करेंगे हार्ड वर्क उन जितना, 81 का ए, नहीं बेटा गलत है, आंसर इसका वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था जिस रियासत को भारत में मिलना है वो भारत में मिल जाए, जिसको पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में मिल जाए, और जिसको स्वतंत्र रहना है वो स्वतंत्र ही रहे। ओके, और वीपी मेनन कौन थे, भारत के सचिव थे उस समय, भारतीय सचिव थे बेटा वीपी मेनन, इसका आंसर होगा बी। जूनागढ़ हैदराबाद जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया था, हरदीप, सेवी दक्ष, प्रमोद। अच्छा, जितने भी बच्चे गुरुकुल पर जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा, उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें, जो ऊपर लिंक दिख रहा है उसको क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दें बस। अपनी कोचिंग आगरा में ओपन कर लो सर जी, ओके, अजय यादव। हाँ, अब गुरु शिष्य की मर्यादा खत्म कर दी लोगों ने, सही कह रहे हो। हाँ, अनलाइक मत करना भैया, अनलाइक मत करना, ठीक है ना, जो लाइक ऐसे ऊपर वाला अंगूठा होता है उस पर बस क्लिक कर दो, नीला नीला हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताते हैं, देखो भाई, जूनागढ़ को जन्म संग्रह से मिलाया गया था, जूनागढ़ को जन्म संग्रह, हैदराबाद पुलिस कार्यवाही, हैदराबाद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद के लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो, है ना, और जम्मू कश्मीर विलय प्रपत्र, तो जूनागढ़ जन्म संग्रह, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई, जम्मू कश्मीर, ये सी है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का दर्जा कब दिया गया था, 69वां 70वां, बताइए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कब कहा गया था। गुड़िया यादव आप लोग के लिए नहीं है, जो बच्चे गुरुकुल पे जुड़े हुए हैं उनके लिए है। सत्यपाल प्रजापति, नितेश शर्मा, ओके, आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, मिस कॉल मार दीजिएगा। भारत भिंड, करुणेश, विष्णु सिंह सुंगारा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिलीप कुमार, चलो लाइक कर दीजिए, जो भी ऊपर लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करके बस लाइक कर दीजिए, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, बाकी लाइक कर दीजिए बस, ठीक है, लाइक कर दीजिए बस फटाफट। संदीप सिसोदिया बी, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा राज्य 29वां राज्य बना था 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है ना। 22वां राज्य था सिक्किम, 22वां राज्य कौन सा था, सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाए 22वां राज्य कौन सा था, सिक्किम, है ना। अच्छा, आपसे पूछा जाए ये कब बना था, 1975 में। 1987 में 3 राज्य बने थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये 3 राज्य बने थे, और 22वां राज्य ये है, 23वां राज्य ये हो गया, 24वां राज्य ये हो गया, 25वां राज्य ये हो गया, 26वां राज्य छत्तीसगढ़ है, 27वां राज्य उत्तराखंड है, और 28वां राज्य आपका झारखंड था, और 29वां राज्य आपका तेलंगाना था, फिर जम्मू कश्मीर हट गया तो वापस 28 राज्य हो गए, ठीक है ना। अजीत सिंह, संजय सिंह, हाँ संजय शाह, पूछो क्वेश्चन क्या है बेटा, ठीक है, जो क्वेश्चन है पूछो, फटाफट पूछो, हम सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं।
भारत संघ के संपूर्ण राज्य को दर्जा प्राप्त होने वाला सही कालानुक्रम क्या है, लगाइए। सही कालानुक्रम क्या है? देखो सिक्किम 22वां राज्य था, सही है। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड को 1963 में दर्जा मिल गया था। बी आंसर सही है, आप लोग नहीं लगा पाएंगे, आंसर है इसका बी। तो सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा, ये सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन नागालैंड सबसे पहले बना था 1963 में, भारत का 13वां राज्य बन गया था, सॉरी भारत का 16वां राज्य बन गया था। भारत का 16वां राज्य है नागालैंड, है ना। फिर पंजाब से हरियाणा अलग हो गया था, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। बी इज द राइट आंसर। आईएएस 2000 का क्वेश्चन है ये। उड़ीसा का नाम उड़ीसा कब किया गया था? 2011 में। छत्तीसगढ़ कब आया था? देखो 26वां, 27वां और 28वां, ये तीनों राज्य 2000 में बने थे, सन 2000 में। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 26वां राज्य था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है ना। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 1 नवंबर। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 में। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछता तो आपका आंसर होता 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछता तो 1956, और राज्य पुनर्गठन आयोग पूछा है तो 1953। इस आयोग में अध्यक्ष कौन था? फजल अली। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली। और सदस्य कौन थे? सदस्य कौन थे? के.एम. पन्निकर और हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पन्निकर और हृदयनाथ कुंजरू। निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर का राज्य का नाम तमिलनाडु कर दिया, गलत है। मैसूर तो कर्नाटक में जाएगा ना। हैदर अली मैसूर का शेर, यही गलत हो गया। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? निम्न में से किस एक का मान, मतलब कि हिस्ट्री खत्म हो गई, ज्योग्राफी खत्म हो गई, पॉलिटी खत्म हो गई, आ गई है साइंस। साइंस आ गई है, ठीक है। निम्न में से किस एक का ईंधन मान सबसे ज्यादा होता है? 1,50,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन का। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन, द्रव ऑक्सीजन भी हो सकता है। देखो ये चौथा भी है, ये चौथा भी आंसर हो सकता है। मैं आप तीसरा लगा देते हैं। निम्नलिखित में कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी अनुपस्थित होती है, हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। जल गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। रक्त तप्त कोक पर जब भाप प्रवाहित करते हैं। बायोगैस, बायोगैस का मतलब होता है मीथेन, और बायोगैस का मतलब होता है गोबर गैस। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोबर गैस। गोबर गैस प्लांट किसने बनाया था? सीबी देसाई। कौन सा पर्यावरण प्रदूषण सबसे कम करता है? हाइड्रोजन। अधिकतम तापजनक मान किसका होता है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? क्लोरीन। सोडियम धातु किस में रखते हैं? मिट्टी के तेल में। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए पीले लैंप का प्रयोग हो रहा है, सोडियम, सोडियम लैंप कहते हैं उसे। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किसने बनाया था? स्वीडिश वैज्ञानिक, ब्रिटिश वैज्ञानिक, ये है स्वीडिश वैज्ञानिक। पता तो भाई, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन, फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी, जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। कोशिका का जीवित जीव द्रव, जीव द्रव बना होता है। जीव द्रव किससे बना होता है? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर कोशिकांग। ये हो गया। 80% से अधिक सेलों में क्या पाया जाता है? पानी। निम्नलिखित में किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कॉलिकर, बेंडा। कोशिका में केंद्रक के अलावा, कोशिका में केंद्रक का अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, गाल्जी कॉय, है ना, बिल्ली में खोजा गया था। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया था? हरगोबिंद सिंह खुराना ने। ह्यूगो ड्यूब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किसमें करते हैं? सब में करते हैं, चोर बलात्कारी माता पिता को पहचानने में। दूध को दही बदलने वाला बैक्टीरिया कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ईस्ट क्या करता है? ये कवक है, ब्रेड को फूली और स्पंजी बनाए रखता है।
फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम और एजोटोबैक्टर नाम का जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, नहीं सहजीवी। ब्रेड बनाने के लिए हम लोग कवक का इस्तेमाल करते हैं, कुकुरमुत्ता, ईस्ट कह सकते हैं उसको। निम्न में से किसे बडिंग यानी मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? मुकुलन के माध्यम से मतलब मीस के ईस्ट। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलियम नोटाटम नाम के कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था, तो इसका आंसर लगाएंगे हम लोग फंगस। एफ्लाटॉक्सिन पशुओं के लिए जहर होता है जो कवक से प्राप्त होता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया नाम के कवक से प्राप्त होता है। खुजली का रोग, इसके बीज है ना, दांत खाल खुजली, ये सब होता है कवक से। लाइकेन, लाइकेन कवक और शैवाल को मिलकर बनता है, इसको मिलाकर बनता है हैलोटिज्म। लाइकेन वहां पर नहीं पाए जाते जहां पर वायु प्रदूषण होता है, तो ये वायु प्रदूषण के सूचक भी होते हैं। चट्टानों में उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? चट्टान पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं बेटा? जल्दी बताओ। बस 30 क्वेश्चन और, ठीक है ना, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट में हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। बेटा लाइक कर दिया आप लोगों ने, सब लोगों ने लाइक कर दिया। इसका हम टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भेज देंगे बच्चा, ठीक है ना, इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैं यूपीपीएससी के 15 मॉक टेस्ट आपको करवाऊंगा, बस 15 में ही आपका काम हो जाएगा। मंटू प्रजापति, बहुत सारे फ्यूल होते हैं, है ना, रॉकेट में फ्यूल बनाने के लिए महेंद्रगिरी फेमस है, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है, ओके। तो चट्टानी स्तर पर उगने वाले लाइकेन को कहते हैं बेटा सेक्सी कोल्स, लिग्नी कोल्स मत लगाइएगा कि चट्टान जैसा लग रहा हो। एजोला और एनाबीना का प्रयोग उर्वरक के रूप में करते हैं, है ना, चावल की खेती करने में। सबसे बड़ा बड़ा वृक्ष कौन सा है? सिकोया, ठीक है ना, सिकोया ऑप्शन में ना होता तो यूकेलिप्टस लगा देते। किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं? एजोला, एजोला एक फर्न होता है। यूरिया का प्रयोग हम लोग ने वोल्हर ने किया था नाइट्रोजन के लिए, 46% नाइट्रोजन होती है। दाल को कहते हैं लेग्यूमिनेसी। कौन सा रूपांतरित तना है? तना क्या है? आलू, आलू, हल्दी, अदरक, है ना, प्याज। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? तो हल्दी के किस भाग से, यानी हल्दी तना है। फूल गोभी क्या है? फूल खाया जाता है फूल गोभी में। नीचे दिए हुए पौधे और उनके खाद्य भाव के युग्मों में कौन सा सही है, सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? नारियल का भ्रूण पोष खाया जाता है, ठीक है। आलू मूल है, गलत, आलू तो तना है ना। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो अफीम अधपके, अफीम पोस्ता से, अधपके फल से। मसाले का प्रयोग छाल करके रूप में, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, दालचीनी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? अब यूपी के क्वेश्चन आ गए, यूपी के क्वेश्चन आ गए। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे चितरंजन दास, सचिव थे मोतीलाल नेहरू, है ना, सुभाष चंद्र बोस, एम आर जयकर, ये सब हुआ करते थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था? 9 अगस्त 1925 को। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में आस्था सरकार बनाई गई थी? बलिया में चित्तू पांडे ने बनाई थी। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो सरोजिनी नायडू बनी थी। ये अब नंबरिंग पर ध्यान मत देना, नंबरिंग पर ध्यान मत देना ज्यादा, ठीक है ना। 20 से 20 क्वेश्चन हमने आपके यूपी के लगाए हुए थे, तो वही आगे चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? गोविंद वल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश का पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको राजर्षि कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा आपका गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का जन्म हुआ था आपका, ऋषभ देव का जन्म पूछ रहा है, ऋषभ देव का जन्म कहाँ लगाएंगे? ऋषभ देव का जन्म हुआ था इक्ष्वाकु, नहीं सॉरी, हाँ इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या में, हाँ ये लिखा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर से देवगिरी अभियान को संपन्न किया। कड़ा मानिकपुर इस समय इलाहाबाद में पड़ता है और यहीं पर जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था इसने। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ है और पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था बनारस में। बनारस कहाँ पड़ता है? वाराणसी। शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? कालिंजर। कालिंजर के राजा कीरत सिंह को हराते समय उसकी मृत्यु हो गई थी, उक्का नाम की तोप फट गई थी उसकी और वो मर गया था, तो कालिंजर पड़ता है बांदा।
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ये यूपी के क्वेश्चन चल रहे हैं। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से किसी घटना से नहीं रहा है वो क्या है? वह स्तूप स्थल जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से किसी घटना से नहीं रहा है, वह स्तूप स्थल। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध गौतम बुद्ध, ऐसे पूछता तो हो जाता। तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, कुशीनगर मृत्यु, सांची हो जाएगा इसका आंसर। तो सांची में गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं किया था ना। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, ये 150वां क्वेश्चन होगा, नहीं अभी है। सही क्या है? कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, सही है। दोनों सही है। नहीं, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये तो सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, ये भी सही है। आर और ए दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और दोनों सही हैं। इसका आंसर होगा आर और ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ये सही होगा इसका आंसर। ठीक है, पहला वाला इसका आंसर होगा। तो वो बस चेंज हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। उत्तर प्रदेश का प्रभासगिरी, प्रभासगिरी एक जैन मंदिर है जो कि क्या है, कौशाम्बी में स्थित है। इसको मिलाना है, सारनाथ को मिला दिया धार्मिक स्तूप में, तो सी का हो गया 1, यानी कि ये तो गलत हो गए। इसके बाद मिलाओ भैया मिलाओ, इसका आंसर मिलाओ। सारनाथ का धार्मिक स्तूप लगा दिया हमने। अब घोषता राम मठ कहाँ है, राणा भर स्तूप कहाँ है, सहेत महेश स्तूप कहाँ है? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तीसरा होगा कि चौथा होगा? सहेत महेत स्तूप कहाँ है, जल्दी बताओ फटाफट। फटाफट बताओ, सहेत महत स्तूप कहाँ है? लाइक करते रहो भैया, लाइक करते रहो, लाइक करते रहो। नहीं लग पा रहा है इसका आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, सहेत महत स्तूप श्रावस्ती में ही है, ठीक है ना। तो डी का 4 हो जाएगा, यानी ये तीसरा, जिसका भी आंसर तीसरा है वो बिल्कुल सही है। यानी कौशाम्बी का घोषताराम विहार और कुशीनगर का राणा भर स्तूप। चलिए, अशोक दर्रा उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा का सही क्रम क्या है? अशोक शासन काल के 10वें वर्ष गया था बोध गया और 20वें वर्ष गया था लुम्बिनी। 20वें वर्ष गया था लुम्बिनी, यानी कि बोध गया के बाद ही लुम्बिनी आएगा, लेकिन बोध गया तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। जल्दी बताओ, अशोक दर्रा उत्तर प्रदेश के बौद्ध तीर्थ स्थानों का यात्रा का सही क्रम क्या है? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, श्रावस्ती। जल्दी बताओ। मंटू, जनार्दन, पूजा पांडे, बी बी बी, हृदय कुमार बी। अगर बी है तो यानी कि पहले वो कहाँ जाएगा, लुम्बिनी, फिर सारनाथ, फिर श्रावस्ती, फिर कुशीनगर। सोच लो। अशोक अपने शासनकाल के 10वें वर्ष गया था बोध गया, 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। चलो ठीक है, इतना चिल्ला रहे हो तो। अगला क्वेश्चन, महोदय किसका पुराना नाम है?
बस खत्म हो गया। महोदय किसका पूरा नाम है? टोटल 150 क्वेश्चन थे। अब 150 क्वेश्चन में आप लोगों ने टोटल कितने किए हैं, जल्दी बताना। कितने क्वेश्चन बचे हैं? बस खत्म हो गया। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो एक मॉक टेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। महोदय किसका पूरा नाम है? सुधांशु राय। बेटा लाइक कर दिया आप लोगों ने? महोदय किसका पूरा नाम है? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। बेटा लाइक कर दिया सब लोगों ने? जो ऊपर लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करके लाइक कर दो जल्दी से सब लोग प्लीज। ऊपर जो लिंक दिख रहा है बच्चों, उस पर क्लिक करके लाइक कर दो जल्दी से। पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे मैं क्लास खत्म करूंगा तुरंत ही लगा दूंगा पीडीएफ, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, महोदय कन्नौज का पुराना नाम है। और कन्नौज का नाम शेरसूर नगर कर दिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसके सैन्य अभियान के बारे में बताता है? तो समुद्रगुप्त की विजय का पता चलता है प्रयाग प्रशस्ति लेख से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, 100 युद्धों के विजेता, इस प्रकार से नाम देते हैं। तो इसका आंसर लगाएंगे समुद्रगुप्त, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही करे, जल्दी बताएगा कोई? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि 150 क्वेश्चन हमने आपके लगाए थे टोटल। 150 क्वेश्चन में आपका हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पॉलिटी था, इकोनॉमी था, साइंस था और उत्तर प्रदेश था, ठीक है ना। इतने सब्जेक्ट लेके चले थे हम लोग, और इसमें 150 में कितने नंबर आपके आ रहे हैं हम पीडीएफ दे देंगे आपको, सॉल्व कीजिएगा जितने बताइएगा, है ना। और हरामखोर को डिसलाइक भी कर दिया है, अरे कोई बात नहीं। अरे लो तुमने लिख दिया, हमने बोल दिया, हद है। अरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। तो ये स्पीड टेस्ट था, स्पीड टेस्ट स्पीड में किया जाता है ना। तो 1 घंटा 20 मिनट में हम लोगों ने पूरा स्पीड टेस्ट कर दिया, ठीक है ना। 150 क्वेश्चन का आपने कितने से किया? 89, 98। जिसके 120 से ज़्यादा हो, जिसके 120 से ज़्यादा हो बस वही पास हुआ है, 120 से नीचे वाले फेल हो गए, ठीक है। अभी सरल था पेपर, पेपर ही सरल था। अगला पेपर और कठिन आएगा। अभी करंट अफेयर नहीं डाली थी हमने, करंट अफेयर भी डालेंगे धीमे धीमे, ठीक है ना। तो इसके 120 या 120 से ऊपर है वो पास है, 120 से नीचे लोगों को मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। अभी मैं पीडीएफ दे दूंगा तो आप और करने की कोशिश कीजिएगा बिना आंसर देखे, ठीक है। अजय बाबू ठीक है, 90, 120, 99, 70, कोई बात नहीं, है ना। एक बार कमेंट में कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा मेरे कितने नंबर हैं, तो एक बार नाम भी याद रहता है, अभी याद नहीं आता है। और लोगों ने काउंट भी नहीं करेंगे, काउंट कर लीजिएगा एक बार वीडियो देखकर आपको कितने कितने आते हैं स्पीड में, ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कितने आपके आंसर या नंबर आए हैं। तो यूपीपीएससी का मॉक टेस्ट नंबर 01 था ये। अब यूपीपीएससी का मॉक टेस्ट नंबर 02 हम लोग कल देखेंगे या परसों देखेंगे, जल्दी लग जाएगा, ठीक है ना।